नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से ही बदलेगा वक्त है हमारी स्पेशल बुलेटिन का और आज मुद्दा है एक अस्पताल, 8 महीने और 114 नाबालिग मां। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज हम एक ऐसी सामाजिक समस्या की बात करने जा रहे हैं जो भयावह है। मुद्दा है नाबालिग मां का, क्योंकि केस एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में है या शायद हजारों में हो। अनजाने में हो रही इन गलतियों के लिए बेटियां जिम्मेदार नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, हमारा समाज और सिस्टम जिम्मेदार है। जरूरत बदलते वक्त के हिसाब से सीख और परवरिश देने की है। अगर एक जिला अस्पताल में सिर्फ 8 महीने में 114 नाबालिग बिन ब्याही मां एबॉर्शन ट्रीटमेंट या प्रसव के लिए आ जाएं तो फिर यकीनन गंभीर चिंता की बात है। आज हम इसी पर बात करेंगे, इसका समाधान क्या है इसको भी समझेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आप भी इस पर अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टेलीफोन नंबर भी हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। तो जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। खबर ये बैतूल की है, जहां की सरकारी अस्पताल में पिछले 8 महीने के अंदर 5 या 10 नहीं बल्कि 114 नाबालिग और अविवाहित युवतियों ने बच्चों को जन्म दिया है। आज हम एक ऐसी सामाजिक समस्या की बात करने जा रहे हैं जो भयावह है। मुद्दा है नाबालिग मां का, क्योंकि केस एक दो नहीं सैकड़ों में है या शायद हजारों में। अनजाने में हो रही इन गलतियों के लिए बेटियां जिम्मेदार नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, हमारा समाज और सिस्टम जिम्मेदार है। जरूरत बदले वक्त के हिसाब से सीख और परवरिश देने की है। बैतूल का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है अस्पताल में आने वाली गर्भवती युवतियों की उम्र और उनका मैरिटल स्टेटस। अस्पताल में ऐसे गर्भवती लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो नाबालिग हैं और जिनकी शादी भी नहीं हुई। जिले में ऐसे मामलों में अचानक बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। साल 2024 के 8 महीने में अब तक जिला अस्पताल में 114 नाबालिग और अविवाहित युवतियां भर्ती हुई हैं। जिले में एक सिविल अस्पताल, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव होता है। इन सभी प्रसव केंद्रों के साथ प्राइवेट अस्पतालों में आने वाली ऐसी गर्भवती लड़कियों की जानकारी जुटाई जाए तो यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जिला अस्पताल के डॉक्टर ईशा डैनियल की माने तो इसकी मुख्य वजह इंटरनेट है। अभी जो इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं उसका जो गर्भवती महिलाएं भी आ रही हैं, मतलब जो नाबालिग मेन आ रही हैं, तो उसका मेन कारण तो एक हम जो देख सकते हैं कि एक इंटरनेट अपना, मतलब हर छोटे बच्चे के पास हाथ में मोबाइल होता है। 13 से 14 साल की उम्र में भी उनके पास मोबाइल फोन्स होते हैं। तो उसका एक कारण ये है कि अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म जो, मतलब सारी साइट्स हैं, तो वो कोई प्रोहिबिटेड नहीं रहती है, ना कोई उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि बच्चों को ऐसी साइट्स ना दिखाई जाए। तो बेसिकली क्या है कि इस एज में प्यूबर्टल चेंजेस भी हैं और एक जानने की चाह भी रहती है कि मतलब आगे सारी चीजें क्या हैं। तो ये गलत साइट्स पे जाके सारी चीजें ढूंढते हैं और देखते हैं, जिसका प्रभाव उनके दिमाग पे पड़ता है। और इसी कारण से हम देख रहे हैं आजकल कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं समाज सेविका मीरा एंथनी की माने तो इसकी एक वजह बदलता माहौल भी है। लेकिन मैं ये कारण मानती हूँ कि आजकल जो सबसे ज्यादा हमारे नजदीकी रिश्ते हैं, नजदीकी रिश्ते ही बच्चियों को कलंकित कर रहे हैं। घर में चचेरा भाई है, मौसेरा भाई है, फुफेरा भाई है, मामा है, ये नजदीकी जो रिश्ते हैं गलत काम कर लेते हैं। फिर बच्चियां गर्भवती होती हैं तो माँ बाप बोलते हैं इनका नाम मत लेना, इनको कुछ बोलना नहीं। इस प्रकार के भी प्रकरण हमारे पास सामने आते हैं और जो हम देखते हैं उसमें बहुत बहुत ज्यादा कठिन स्थिति बच्चियों की लगती है। वहीं नाबालिग और अविवाहिता लड़कियों के गर्भवती होने के पीछे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का अलग तर्क है। उनके मुताबिक कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें बच्चियों को बहला फुसलाकर ले जाया जाता है। हर गांव में, चाहे वो स्कूल में जाने वाला बालक बालिका हो या ड्रॉप आउट हो, उन सबको हमने एक आंकड़ा लेने की कोशिश की है और
उस गांव में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, महिलाएं और आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनको हमने प्रेरणा दीदी नाम दिया है, जो इन बच्चों से सतत कांटेक्ट में रहेंगे। हम जगह जगह जाके कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे, जिसमें हम बच्चों को ही शिक्षा देंगे, क्योंकि इस तरह से जाना एक आगे वो उन पे किसी प्रकार का कोई अपराध भी हो सकता है या वो किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार भी हो सकते हैं। और अन्य भी जिस तरह से अपराध अभी आ रहे हैं, साइबर के संबंधी अपराध हो या अवसाद की जो भी प्रक्रिया बच्चों पे आ रही है, इन सब में हम उनको शिक्षा देंगे। और फिर हमारा ये काम शिक्षा देने का, प्रेरणा देने का काम हमारी जो प्रेरणाएं दीदी हैं वो देंगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि धरातल तक जाकर 1-to-1 कांटेक्ट हम बच्चों से करें। तो निश्चित तौर पे अगर हम ये हमारा कार्यक्रम सफल होगा तो अवेयरनेस जरूर आएगी, और इस तरह का जिस तरह से आप अभी हमने को बताया, इस तरह के आंकड़ों में निश्चित तौर पर कमी है। सवाल उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए इंटरनेट और बदलता माहौल जिम्मेदार है, या फिर सिस्टम और समाज जो बच्चों को सही जानकारी देने में नाकाम हो रहा है? वजह जो भी हो, ये चुनौती बहुत ही गंभीर है, जिससे निपटने के लिए शायद अभी तक कुछ भी ठोस नहीं किया जा सका है। एनडीटीवी के लिए अकील अहमद की रिपोर्ट। एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अर्चना साह हैं, डायरेक्टर हैं आरंभ से, डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर हैं, गायनाकोलॉजिस्ट मीता बादमा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं नर्मदा त्रिपाठी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, और डॉक्टर ईशा डेनियल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर ईशा, मेरा पहला सवाल आपसे, बहुत चिंताजनक ये बात है जो आंकड़ा है, और ये केवल एक स्वास्थ्य केंद्र का है। अगर हम गिनती आसपास के कई और स्वास्थ्य केंद्रों की करें तो अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। जी जी। डॉक्टर ईशा, मेरा सवाल आपसे है, आप क्योंकि इस रिपोर्ट का खुलासा आप के जरिए हुआ है, मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी, आपको इस सब के पीछे जो चूक है, कहाँ आपको लगता है कि कहाँ, किस वजह से ये जो इतनी बड़ी बात है ये सामने आई है, क्या कहाँ पर खामी, कहाँ पर कमी, क्या वजह है इसकी? जी जी बिल्कुल। मैं जो मुख्य कारण हम लोगों को जो समझ आता है कि जैसे किशोर अवस्था में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, और सबसे मुख्य कारण एक जो हमको दिखाई देता है वो आजकल मोबाइल फोन्स हैं। जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जो किशोर अवस्था में हैं स्पेशली, तो वो लोग मोबाइल फोन में गलत साइट पे जाके इंटरनेट पे अपनी जो जिज्ञासाएं हैं, जो उन्हें पता करना है, वो सारी चीजें मोबाइल फोन पे गलत जरिए से पता करते हैं। तो इसका उन पे भी मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। और सब दूसरी बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स के लिए मैं आग्रह करती हूँ पेरेंट्स के लिए भी कि अपने बच्चों पे बिल्कुल चेक रखें कि वो मोबाइल फोन में क्या देखते हैं, और एक तो इतनी जल्दी उनको फोन ना दें। मोबाइल फोन का उपयोग जो इंटरनेट है, तो एक मुख्य कारण अभी जो देखने में मिल रहा है वो इंटरनेट को मोबाइल फोन ज्यादातर देखने को मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर ईशा, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आजकल जो मोबाइल और इंटरनेट है वो जिंदगी का हिस्सा बन गया है। उसके बिना ना छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है, ना बड़ों की पढ़ाई होती है। और ये जो जिज्ञासा की बात हो रही है, ये तो शहर के बड़े बड़े शहरों में भी उस उम्र के बच्चों में होती है, लेकिन इस तरीके से नाबालिग लड़कियों का जो आंकड़ा आया है गर्भवती होने का और ट्रीटमेंट फिर उसके बाद लेने का, ये वाकई में चौंकाने वाला और कहीं ना कहीं चिंता की बात है। एक सिर्फ इंटरनेट इसको वजह नहीं माना जा सकता है, सोशल मीडिया इसको सिर्फ वजह नहीं माना जा सकता है। नर्मदा त्रिपाठी, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? जी, इस पे 4 to 5 ब्रॉडर पॉइंट्स हैं जिसपे मैं कम टाइम में डिस्कस करना चाहूंगी। पहला तो है कि हमारे पब्लिक स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि बायोलॉजिकल बर्डन कहीं ना कहीं एक औरत के ऊपर होता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कॉन्सिक्वेंस एक औरत को फेस करना पड़ता है, तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि हम एजुकेटेड रहें कि हमें इसे प्रिवेंट कैसे करना है, इसके प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, इसके बारे में पब्लिक स्कूल्स में कितना अभी पढ़ाया सिखाया जा रहा है। क्योंकि हम आमतौर पे देखा जाता है कि लड़कियों के बीच में इन सब बातों को लेकर काफी हेजिटेशन होता है, वो बताना नहीं चाहती है, छुपाना चाहती है। जब ऐसी चीजें हो जाती हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है, काफी टाइम बाद पता चलता है।
तो उसे कैसे रोका जा सकता है और क्या कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके बारे में हमें स्कूल्स में पढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एजुकेट करना है हमें लड़कियों को इस बारे में कि ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है इफ दे आर इंडल्जिंग विद समवन हु इज अडल्ट। मतलब अगर आप माइनर हो और कोई अडल्ट है जो आपके साथ एंगेज होने की कोशिश कर रहा है, तो ये लीगली रॉन्ग है और उन्हें ये बात पता होनी चाहिए ताकि वो सामने वाले को भी इस चीज को लेके एजुकेट कर सके। हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें आमतौर पे लॉज के बारे में बताया नहीं जाता है, लेकिन माइनर के साथ जब ये होता है तो कहीं ना कहीं एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसके बारे में लड़कों को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग ऑन सोशल मीडिया के बारे में, अगर मैं जो कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है, सरकार इस पे रेगुलेशन लगा सकती है, बहुत हद तक लगाती है, लेकिन देयर आर मीन्स जिससे लोग बाइफरकेट करके वहां तक पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा वेबसाइट जो है, एक छोटा सा उसमें स्टैट्यूटरी वार्निंग देती है कि इफ यू आर 18+ अभी आप देखिए, उसे सब लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ऑब्वियसली ये बर्डन पेरेंट्स को लेना है कि वो अंडर देयर पैरेंटल गाइडेंस ही बच्चों को स्क्रीन टाइम अवेलेबल कराएं। मतलब कोई ना कोई बड़ा अवेलेबल होना चाहिए जब अपना फोन वो यूज कर रहे हो, इर्द गिर्द होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए उनका बच्चा फोन पे क्या देखता है। आजकल लोग पढ़ने के लिए ये सोच के कि बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है फोन दे देते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, देखते नहीं है बच्चे क्या देख रहे हैं, और समय से पहले बच्चों को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है। हमारे यहाँ पेरेंट्स बच्चों से इस बारे में बात नहीं करते हैं, इसे एक टैबू टॉपिक माना जाता है सेक्स एजुकेशन। तो बच्चों को ये भी नहीं पता चलता कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। ठीक है, उन्हें लगता है ये प्यार है, ये सारा प्यार के अंडर द अम्ब्रेला आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें ये चीज शिक्षित करनी जरूरी है कि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से इन्हें कितना नुकसान हो सकता है, एजुकेशन वाइज, करियर वाइज ये कितने पीछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें एजुकेट करने की जरूरत है थ्रू द मीन्स ऑफ सोशल मीडिया, एंड ऑल्सो पेरेंट्स को भी ये बर्डन अपने ऊपर लेना पड़ेगा। दैट्स ऑल आई वांट। मीता, आपको ये लगता है कि सामाजिक स्तर पर सोच बदलने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं बहुत पीछे कई चीज़ों में नज़र आता है? एग्जैक्टली सही चीज बोला आपने। देखिए, कारण जो चारों बोले गए हैं बिल्कुल सही है, उसमें कोई कम ज्यादा वाला वो नहीं है। लेकिन हम हमेशा ज्यादातर फोकस करते हैं लड़कियों के एजुकेशन की। मैं हर बार यही चीज बोलती हूँ, हम लड़कों को कब एजुकेट करेंगे, लड़कों को कब बताएंगे कि ये सारे जो अप्रोच है ये गलत है। एक जो ये वाला टिपिकल केस है, इसमें मैं ये बोलूंगी, जो अभी वहाँ पे सोशल वर्कर मैडम ने बोला है वो बिल्कुल सही है कि फैमिली में ही ये सारी अंदर बातें होती है, और जब माँ या पिताजी तक तो बात पहुंच नहीं पाती है, जब माँ तक बात पहुंचती है, माँ उसको दबा देती है और बोलती है कि किसी को मत बताना। और वो, क्योंकि बैतूल कोई बहुत पिछड़ा इलाका नहीं है, बैतूल एक अच्छा खासा शहर है और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अभी मैडम ने बिल्कुल सही बोला है कि सेक्स एजुकेशन, लेकिन इसमें लड़कियां नहीं, लड़कों को भी उतने ही तरीके से इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। फिर से वही चीज बोलूंगी, अवेयरनेस। हम इतने ज्यादा पीछे हैं इस वक्त, इतने ज्यादा पीछे हैं, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेक्स एजुकेशन के ऊपर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकेंडली, बिल्कुल गलत है कि मोबाइल के बिना पढ़ाई नहीं होती है। आप उसको छोटा फोन दे दीजिए, लेकिन अगर आप मोबाइल बच्चे को रेफर करना है तो पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा साथ में कि बच्चा क्या रेफर कर रहा है। मीता, मेरा ये सवाल इसलिए था, मोबाइल के बिना पढ़ाई अब तो नहीं है, क्योंकि अब बच्चों का होमवर्क भी मोबाइल पर आता है। आपको टीचर स्कूल में सारी चीजें सिर्फ ग्रुप क्लास के बना दिए जाते हैं और उसी पर अवेलेबल होता है। अब टीचर्स ये कह देते हैं, अगर उनको ये कहा जाए कि फोन का इस्तेमाल बच्चों को कम करने के लिए आप मोबाइल पे नहीं दीजिए, तो वो बोलते हैं एक एक चीज को हम बच्चों को नोट या डिक्टेट डायरी में नहीं करा सकते हैं, जो कुछ वक्त पहले तक शायद सिस्टम होता था डायरी में नोट करने का, लिखने का। कोई दिक्कत नहीं होती थी, इस चीज को मैं बिल्कुल टोटली अग्री करती हूँ। लेकिन कितना, 4 घंटा 5 घंटा उसको मोबाइल की जरूरत नहीं है। शाम को जब बच्चा घर पे बैठता है पढ़ाई करने के लिए 3 से 4 घंटा, उस वक्त कोई साथ में रहे, कम से कम मॉनिटर तो करे कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। क्योंकि देखिए, इसमें किसी की गलती नहीं। जो पॉपअप्स आते हैं उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नहीं देखता 18 साल के बच्चे। जैसे वो बच्चे को आता है कि 18 साल से कम, तो उसको सबसे पहले ध्यान वही जाता है। तो हम मोबाइल पे क्यों नहीं कंट्रोल करें? हमारे पेरेंट्स तो ये तक कंट्रोल करते थे कि हम किसके घर जा रहे हैं, जिसके घर जा रहे हैं उनकी फैमिली में कौन कौन है। तब तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो क्या बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे? डेफिनेटली करते थे, लेकिन तरीके बदल गए। अभी आपको घर पे मॉनिटरिंग, घर बच्चा बहुत कम जाता है, वक्त में बहुत बदलाव आ गया है। देखिए, ये सभी हम सभी को पता है जो आप बात कह रही हैं, और सभी यही चाहते हैं
कि फोन का इस्तेमाल कम हो, फोन बंद हो बच्चों के लिए, लेकिन जो आज का परिवेश है फिलहाल स्थिति, उसको लेकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। कोशिश सभी की रहती है, मैं एज अ मदर आपको बोलती हूँ कि मेरी भी कोशिश यही रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी खुद को वहां पर निराश पाती हूँ कि मैं उस दिशा में कुछ नहीं कर पा रही हूँ कि फोन कम से कम यूज हो। आप डॉक्टर प्रिया भावे, आपको क्या लगता है? देखिए, तमाम सवाल उठ रहे हैं, जो बड़ी बात निकल कर आई है वो सोशल मीडिया को, फोन के इस्तेमाल को लेकर निकल कर आ रही है। आपको क्या लगता है कैसे अवेयरनेस इस संबंध में ज्यादा हो सकती है? मेरा इसमें ज्योति सोचना थोड़ा सा एक अलग चीज़ की तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। हमारे देश में 2022 में जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, उसके अनुसार 67% जो अबॉर्शंस होते हैं वो इलीगल और अनसेफ अबॉर्शंस होते हैं, और हर दिन 8 महिलाओं की मौत होती है क्योंकि वो अनसेफ अबॉर्शंस कराती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई लड़की गर्भवती हो गई है और वो अस्पताल में जाकर और सुरक्षित गर्भपात करा रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि झिझक में, शर्म के मारे वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रही है। परंतु इसका जो दूसरा पहलू है जिस पर हम ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि इसको, प्रेगनेंसी को होने से कैसे रोका जा सकता था, तो समाज में जो बदलाव हैं वो कहीं ना कहीं इनएविटेबल हैं, उनको हम नहीं रोक पाएंगे। परंतु इन लड़कियों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्शन, अपने शरीर की सुरक्षा, इसके बारे में जानकारी देने में मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और एज गायनोकोलॉजिस्ट और एज सोशल वर्कर्स, एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, हम सबको लड़कियों को जाकर, जो पहले मैडम ने कहा कि जो बायोलॉजिकल बर्डन है इस चीज़ का वो लड़कियां झेलेंगी, तो उन्हें सेफ सेक्स, सेक्स एजुकेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में जानकारी ज़रूर देना चाहिए। हमें ये हाईलाइट नहीं करना चाहिए कि इतनी लड़कियां अनमैरिड हैं और गर्भवती हो गई। अनमैरिड होकर गर्भवती होना कोई अपराध नहीं है, और अच्छी बात है कि वो जिला अस्पताल में आई और वो अपना जाके इलीगल अनसेफ अबॉर्शन नहीं करा रही हैं। पर इसके पीछे जो हुआ उस पर हमें सबको काम करने की आवश्यकता है। जी, डॉक्टर ईशा, अगर हम इसको इस तरीके से समझना चाहें, क्योंकि बहुत से ये खबर देखने के बाद बहुत से लोगों के जहन में ये भी सवाल कि क्या सिस्टम की भी लापरवाही, क्योंकि कई बार ये सवाल भी जहन में आता है कि कुछ ऐसे इलाके से, मान लीजिए अभी तो सिर्फ एक इलाके की ये आंकड़े सामने आए हैं कि ताल्लुक की लड़कियां रखती हैं जहां पर इनका फ़ायदा उठाया गया हो, ज़ोर ज़बरदस्ती की गई हो, और उसके बाद इस तरीके से ये बात सामने आई है। क्या आपको, क्योंकि आपने इस केस को बहुत करीब से स्टडी किया है, आपको ये लगा कि जो लड़कियां वहां पर पहुंची हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो इस तरीके के इलाके से संबंध रखती हैं कि वहां पर उनके साथ इस तरीके से कुछ हुआ हो? जो वो मैम, जो सारे केसेस हैं वो काफी इंटीरियर से हैं और काफी कम उम्र में, मतलब ये है कि उन लोगों को काफी देर बाद भी पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, और जब हमारे पास आती है तो काफी टाइम हो जाता है। तो जैसा प्रिया मैम ने भी बोला कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है हम लोगों का, मतलब हम लोगों के साइड से भी, मतलब जो सोशल अवेयरनेस है, बेसिकली एक घर से सिस्टम स्टार्ट होना चाहिए। जैसे जो है पेरेंट्स का, माता पिता का चेक रखना, रिलेटिव्स का, कौन कौन से रिलेटिव्स घर में आ रहे हैं, तो मतलब इनके ऊपर एक पेरेंट्स का, एजुकेशन सिस्टम का, सब लोगों का चेक होना बहुत जरूरी है। और जो हमारे पास आती है तो हम उन लोगों को बिल्कुल मतलब ये अच्छी बात है कि वो हम लोगों के पास आ रही है फॉर सेफ अबॉर्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर मीता, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से, ठीक है, अवेयरनेस की बात की जा रही है और अवेयर किया भी जाता है, स्कूलों में ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कॉलेजों में, क्या आपको लगता है कि अगर हम उस पर्टिकुलर इलाके की बात करें तो वहाँ पर इस तरीके से जागरूकता अभियान, जागरूकता मिशन इस तरीके के चलाए जाते हैं? जागरूकता तो आई एम श्योर चलाए जाते होंगे, बट उसको मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तभी मेरे ख्याल से ये सिचुएशन है। इसके अलावा बस मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो बच्ची इस चीज को फेस करती है वो ऑब्वियसली पहले अपनी माँ के पास जाती है, अगर हिम्मत करती है बात करने के लिए। तो कई बार ये होता है कि माँ भी उसको थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक पुलिस हेल्पलाइन, जो पुलिस हेल्पलाइन से मेरा मतलब है वहाँ पे कोई डॉक्टर का ऐसा कोई हेल्पलाइन हो जहाँ पे वो लड़की अपने
प्रॉब्लम को जाके बोल सके, किसी से शेयर कर सके, बता सके कि जो भी उसके साथ अगर हो रहा है, अगर उसके साथ वो गलत तरीके से हो रहा है, तो ऐसा कोई वो हो, सिस्टम हो जिसमें कोई भी महिला से रिलेटेड या कोई भी बच्चियों से रिलेटेड, कोई भी लड़कियों से रिलेटेड इशू है, तो वो कम से कम खुल के बात कर सके, उसकी बातों को कोई सुन सके, उसे कोई बात कर सके, समझ सके उसको। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज के डेट में। अर्चना साहे डायरेक्टर हैं आरंभ से, हमारे साथ अर्चना भी हैं। अर्चना, आप इसको लेकर क्या कहेंगी? आपको क्या लगता है ये खबर सुनने देखने के बाद आपका मैं फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहूंगी। ये बहुत शॉकिंग नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है अभी। अच्छा, चौंकाने वाली बात ये बिल्कुल नहीं है, ये शॉकिंग न्यूज नहीं है, क्योंकि ये हर जिले में, पूरे हिंदुस्तान में, हर अस्पताल में, खासतौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये हमको सुनने को मिल रहा है। एकदम से ये खबर आती है और हम घबरा जाते हैं, ऐसा न्यूज़ नहीं है। बिकॉज हम जो सोशल वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर चित्तावर मैडम भी यही बोल रहे हैं कि ये इसको एकदम इतना ज़्यादा एक क्राइम की तरह अगर हम लोग इसको देख लें कि एक लड़की अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो वो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। ये अपराध नहीं है, ये सिर्फ समझ का फेर है, प्रॉब्लम है। चूंकि हम घर में बात नहीं करते हैं, लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है, लड़का जैसे जैसे बड़ा होता है, इन सारी चीज़ों को लेके घर में कोई बात नहीं होती है। कोई माँ अपने बेटे को नहीं समझाती है कि बेटा, जब तुम बड़े हो रहे हो, किसी भी लड़की के साथ अगर तुम दोस्ती करते हो कोई गलत नहीं है, लेकिन उस दोस्ती का एक दायरा निश्चित करो। और वो दायरा क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो वो दायरा भी बताया जाए। स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल अगर कोएड है या इवन गर्ल्स या बॉयज स्कूल है, क्यों नहीं हम जब देखो नाम देते हैं सेक्स एजुकेशन, आदमी घबरा जाता है, अरे स्कूल में सेक्स एजुकेशन दे दिया। वो टर्म सेक्स जो है वो बहुत डिफरेंटली और बहुत गलत तरीके से लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। देखा जाए तो जो शब्द सेक्स है वो तो सिर्फ मेल और फीमेल है। तो जब हम बात करते हैं तो अगर कोई शब्दावली में चेंज करना हो, हम उसको कहें हम लाइफ स्किल एजुकेशन दे रहे हैं, जहां पर एक रिलेशनशिप की भी बात की जा रही है। तो जब हम स्कूल में जागरूकता की बात, अवेयरनेस की बात बार बार हो रही है और हमारे तमाम एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं वो इसको लेकर बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर ईशा, मैं फिर से आपसे वही सवाल, जो कि मुझे पहले भी इसका जवाब नहीं मिला था, मेरा सवाल यही है कि इस खबर को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये अंदेशा, ये भी बात जहन में आती है कि नाबालिग बच्चों के साथ कहीं कुछ गलत, जोर जबरदस्ती तो इनका शोषण नहीं किया गया। और आपसे ये सवाल बार बार इसलिए भी पूछा जा रहा है, बहुत करीब से आपने उन तमाम लड़कियों को देखा है, बात की है, तो आपको क्या अंदेशा हुआ? क्या इस तरीके की कोई बात भी सामने आई? क्योंकि कई बार ये होता है, जैसे कि कई मेहमानों ने ये कहा भी था कि कई बार घर के लोग ही ऐसी बातों को दबा देते हैं। जी जी, कई बार ऐसा होता है, घर के लोग भी, क्योंकि क्या होता है कि घर के लोग में जो मेंबर्स होते हैं, चाचा है, लेट आते हैं। मतलब वो गर्भवती हो गई है, उसके बाद जब पता चला है, उसने माँ को बताया है, तो कई बार तो ऐसा हुआ है, मतलब 5-5, 6-6 महीने के भी एमटीपी मतलब काफी लेट आए हैं इसमें भी। तो ये तो है, इसलिए मतलब ये है कि हमें अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब घर पर भी उनके पेरेंट्स को शिक्षा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बिल्कुल डॉक्टर, ये बात तो सभी बार बार दोहरा रहे हैं डॉक्टर ईशा कि शिक्षा देने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, बात की जाए, ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया जाए, सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। लेकिन बस इस खबर को देखने के बाद जो चिंता की बात है वो यही कि इतना बड़ा आंकड़ा है, नाबालिग बच्चियां हैं जिनके साथ, जो कि जो गर्भवती हो गई, जो एबॉर्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल पहुंची, कहीं लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती से कुछ गलत तो नहीं हुआ है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, सिस्टम की लापरवाही भी इसमें सामने आती है कहीं ना कहीं। और अभी सिर्फ एक इलाके का ये आंकड़ा है, अगर आसपास के कुछ और स्वास्थ्य केंद्रों का आंकड़ा हम चेक करें, जांचें, तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी आगे। नर्मदा त्रिपाठी, सोशल मीडिया की लेकर बार बार बात हो रही है,
बैतूल एक ऐसा इलाका है, हालांकि अभी बताया भी जैसा कि एक अच्छा बहुत यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बहुत अवेयरनेस बहुत सारी चीज़ों को लेकर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से इस तरीके के मामलों में इजाफा हो रहा है, ये जो आंकड़ा है ये इतना बढ़ रहा है? देखिए, सोशल मीडिया की एक जो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वो ये है कि बच्चे जब ऐसा कंटेंट देखना शुरू करते हैं तो उनको एक लाइन नहीं पता होती है कि क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, क्या नेचुरल है, क्या अननेचुरल है। क्योंकि पोर्नोग्राफिक कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो काफी तरह के फेटिशेस को केटर करता है, और बच्चे जब इसको देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि यही सही तरीका है या फिर यही नेचुरल तरीका है सेक्स करने का, जो कि एक्चुअल में गलत होता है। दैट इज नॉट हाउ नॉर्मल पीपल इंडल्ज विद ईच अदर। तो ये सारी चीजें जो है ये हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर बताएं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, और एक ऐसा माहौल बनाएं अगर घर के अंदर कि बच्चा सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज देखता है और उसको देखने के बाद उसके मन में जो क्वेश्चंस हैं, इमोशंस हैं, वो आके वो अपनी माँ से डिस्कस करे, अपने फादर से डिस्कस करे, और हम एक हेल्दी डिस्कशन बच्चे के साथ कर सके कि नहीं बेटा, आपने जो देखा है वो सही तरीका नहीं है, या फिर ये जो है ये आपके एज के लिए ये सही नहीं है। इस तरह से हम अगर उन्हें एजुकेट कर सके कि आप जो देख रहे हो वो सही नहीं है, या आप ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो इट विल लीड अप टू अदर कॉन्सिक्वेंसेज जो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। अगर हम इस तरह का हम एक माहौल बना सकें अपने घर पे, तब ही हम इसे आगे चल के रोक पाएंगे। सेकेंडली, जो एक अभी हमने कन्वर्सेशन में भी ये बात कही है कि लड़कों को हम इसके बारे में एजुकेट नहीं करते हैं। सारा जो ठेकरा है इसका हम लोग लड़कियों पे फोड़ देते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस कि हाँ हमें कॉन्सिक्वेंसेस डील करने पड़ते हैं। लेकिन लड़कों को पता होना चाहिए कि इसके ग्रूसम कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके लिए भी। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करके बच के निकल जाएंगे। ठीक है, तो घर के अंदर माओ को अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, स्पेशली लड़कों को, कि ये सही है, ये गलत है। बिल्कुल। ऑल्सो डॉक्टर ईशा, नर्मदा माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ। डॉक्टर ईशा, जाते जाते क्या आप ये मानती हैं कि अभी भी सोसाइटी में ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जिन पर ऐसी कुछ बातें होती हैं जो अभी भी खुलकर पेरेंट्स उन बातों को, उन टॉपिक्स पे अपने बच्चों से खुलकर बातचीत नहीं करते हैं, वो झिझक अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है? दूसरे से कर पा रहे हैं, हम अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं, मी एंड यू। तो हम कहाँ इस सोसाइटी का ये इशू है, ये हमारा सोसाइटल ये एक कंस्ट्रक्शन है अपने मन में कि हम इस तरह की बातें करने से झिझकते हैं। तो क्या हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं जहां आपस में भी हम बात करने में इसे एक हेल्दी तरीके से बात कर सकते हैं, अपने बच्चों तक भी ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर सकें। दैट्स द ओनली वे, क्योंकि सोशल मीडिया को आप रेगुलेट नहीं कर सकते। जी, शुक्रिया नर्मदा, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। डॉक्टर प्रिया, मीता वाधवा, आशना सहाय, ईशा डैनियल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।